धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट ने 2024-25 के बजट को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे ज्वाइनिंग लेटर। लेखा परीक्षक के पद पर चयनित 51 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। का विकसित उत्तराखंड के लिए करे काम। उत्तराखंड गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। कहा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दे रही सरकार। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उत्तराखंड में माहौल गरमाएगी बीजेपी। 28 फरवरी को देहरादून आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक का प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में लेंगे भाग। जेसीबी और ट्रैक्टर पर सवार होकर देहरादून के लिए गरजे किसान। पुलिस ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर रोका। उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बता दें, कैबिनेट में पास हुआ बजट प्रस्ताव। इस बार राज्य में लाया जाएगा सबसे बड़ा बजट। कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 85,000 करोड़ से ज्यादा के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में पास हुए करीब 2 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज धामी कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसी के साथ बजट के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में पास हुए करीब 2 दर्जन प्रस्ताव। बजट प्रस्ताव भी पास हुआ। आने वाला 26 तारीख से बजट सत्र होगा और जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं दोहरा रहा हूँ कि 26 तारीख को माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा सरकार का जो हमेशा एक विषय रहता है कि सभी की सहमति से हम ये बजट में पहले से हम लोग संवाद करते हैं और स्टेक होल्डर से हम लोग बातचीत करते हैं। वो सब संवाद करने के बाद सभी सुझाव को हम संकलित करके समाहित करते हैं कि सभी का ये बजट बने, पूरे उत्तराखंड के विकास का ये बजट बने और उस अनुरूप समग्र विकास के लिए हमने ये बजट लाया है। और निश्चित रूप से जो पिछली बार जो बजट दिया था उससे बड़े आकार का बजट हम प्रस्तुत करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर देहरादून के IRTD सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें 10 साहित्यकारों को 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी गई। देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे पहले पिछले साल भी विभिन्न श्रेणियों में 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। इस बार अलग अलग श्रेणियों में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक गढ़वाली के लिए, एक कुमाऊनी के लिए, एक जौनसारी के लिए, जिनका 60 साल का काम है साहित्य में, उनको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति को उर्दू में, एक को पंजाबी में और अलग अलग विधाओं में 3 लोगों को हिंदी में ये सम्मान दिया गया है। भाषा संस्थान का जो शुरुआत हुई थी, इसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न बोली भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, के उत्थान के लिए काम किया जाए और नई पीढ़ी भी जो है भाषा और अपनी बोलियों से पृथक न हो, बल्कि उससे जुड़ करके अपनी संस्कृति के वहाँ के साथ साथ साहित्य और कविताओं के माध्यम से समाज की, देश की सेवा करने का काम करें। तो आज पिछले 2 वर्षों से हम इस पे आगे बढ़े। साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक ऐसा स्थापित नाम है जिसके साथ जुड़ करके इसके कैरियर के रूप में काम करें, ताकि लंबे समय तक हमारे साहित्य और हमारी संस्कृति आगे बढ़े। एक अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है और सच में ये जो नई शुरुआत हुई है, वास्तव में आप सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा था, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा था और ये आप सबको सम्मानित करना, ये केवल आपका सम्मान करना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, नए नए गीतों का सृजन करते हैं। उसी प्रकार से मैं
मेरे मन में है, मैं ये बात आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ। अभी हमारे कभी अन्य जो हमारी इस प्रकार की योजनाएं, रचनाएं और नियोजन करने वाली जो हमारी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों में भी कहूँगा कि सबको हमको नवाचार की ओर जाना चाहिए और इस दिशा में हमारा भाषा संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसको आप सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम लोग भी लगातार आशान्वित हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन की अनदेखी और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर डोईवाला से किसानों ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए देहरादून कूच किया, लेकिन पुलिस ने लच्छीवाला टोल प्लाजा पर किसानों को रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुए। किसान यहीं पर धरने पर बैठ गए और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पर अड़ गए। इसके बाद उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने मौके पर पहुंचकर किसानों से उनकी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन लिया। की जो मांग है हमारी शुरू से चल रही है, उसके साथ ही करीब 12 मांगों का जो ज्ञापन है पंजाब के जो किसान हैं वो भारत सरकार को सौंप रहे हैं। उसमें है हमारी जो किसान है, इन्हें जो 60 साल से ऊपर की जिनकी अवस्था हो गई है, उन्हें 10,000 रुपया की पेंशन दी जाए। उसके अलावा हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं जो आम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें 200, 250, 300 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, उन्हें जो मजदूरी है वो कम से कम 700 रुपए पर डे दी जाए। इसी के लिए हम ये जो आज का ज्ञापन था जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे थे। यहाँ पर आज हमें पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। कूच करने का कोई हमें शौक नहीं था। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे जो किसानों के साथ सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उन पे लाठी डंडे पानी की बौछारें, यहाँ तक के हद से बदतर हो गया, उन पे गोलियां तक चलाई जा रही हैं। तो हम उसके विरोध में डिस्ट्रिक्ट देहरादून का किसान आज डीएम देहरादून को मिलने जा रहा है। अगर आप इस बैरिकेडिंग की बात करते हैं, ये तो 2 मिनट का खेल है तोड़ना। अगर डीएम साहब स्वयं यहाँ आकर के हमारा ज्ञापन ले लें तो हम देहरादून जाने से रुकेंगे, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे। 16 बिंदुओं के विभिन्न डिमांड्स है जिनके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया है, जो हम अपने स्तर से आगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आगे अग्रसारित करेंगे। फिलहाल वो मान गए हैं और वो अपना आंदोलन अभी यहाँ पे पहुँच। खबर लोहाघाट से है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और चंपावत जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वीप नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने लोहाघाट से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन को रवाना करने के बाद नोडल अधिकारी जीवन ने बताया कि स्वीप टीम मतदाता जागरूकता वाहन के जरिए लोहाघाट विधानसभा के तीनों ब्लॉक में जाएगी और लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। उन जगहों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जहां 2019 लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। फौज की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार वाहन आज हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। प्रथम चक्र में हम उन मतदान केंद्रों को केंद्रित कर रहे हैं जहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में हम राज्य का जो हमारा 2019 का मतदान प्रतिशत था उससे कम बूथों को टारगेट करेंगे और इस प्रकार पूरे जनपद में जो स्वीप अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से भी, इसमें हमारे विभिन्न विभागों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और उन सब विभागों की पार्टनर डिपार्टमेंट्स की ओर से मिल करके आज हम ये रथ को रवाना कर रहे हैं और जनपद में ये जो हमारा आगामी लोकसभा का चुनाव है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बजट सत्र गैरसैंण में न करके पहाड़ों की अनदेखी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हमारे तमाम सहयोगी दल 27 फरवरी से गैरसैंण में डमी सत्र आयोजित करेंगे, जिसमें एक सीएम अध्यक्ष बनेगा तो विधायक और मंत्री बनेंगे। देखिए, हम गैरसैंण में हमने तय किया है कि हमारा संगठन और जो हमारे जुड़े हुए हमारे दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके साथ मिलकर हम एक वहां विधानसभा गठित करेंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री का किरदार होगा, एक विधानसभा अध्यक्ष का किरदार होगा, कुछ मंत्री के किरदार होंगे, कोई नेता प्रतिपक्ष का किरदार होगा, तो कुछ विधायकों के किरदार होंगे और जितने ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे भू कानून से लेकर अग्निवीर से लेकर जोशीमठ में के शय से लेकर
केदारनाथ में सोने की चोरी, केदारनाथ के गर्भगृह का वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियमों को तोड़ा जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, किसानों से संबंधित मामले, अंकिता भंडारी केस में वीआईपी को बचाने के लिए जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे उस विधानसभा सत्र में प्रश्न लगेंगे और प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों से मांगा जाएगा। और मुझे उम्मीद है मंत्री वही उत्तर देंगे कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ और जय श्री राम। इसके अलावा किसी भी मामले का उत्तर मंत्री नहीं देते हैं, वही वहां भी देखने को शायद मिलेगा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ईरान कलियर स्थित साबिर पाक की दरगाह पहुंचे और माथा टेक कर चादर पेशी की, साथ ही अकीदत के फूल भी अर्पित किए। जैसे ही शमी के आने की खबर उनके फैंस को लगी तो शमी की झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि कलियर स्थित साबिर पाक की दरगाह काफी फेमस है और लोग यहां जायरीन मन्नतें मांगने आते हैं। डोईवाला में आरएसएस ने हल्द्वानी में आतंक के पर्याय बने लोगों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें देवभूमि से बाहर करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर आरएसएस पदाधिकारियों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को अपने एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने गए कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पर पथराव आगजनी कर थाने को फूंक दिया गया और उनके विरुद्ध हिंसा की गई, उन्हें कठोरतम कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है। तथा यह भी मांग की गई है इस ज्ञापन में कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर, सत्यापन का अभियान चलाकर जितने भी अतिक्रमणकारी हैं और अवांछित तत्व हैं वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा फैलाई और जमीन पर कब्जा कर लिया। जब इस मामले की शिकायत की गई तो प्रशासनिक अधिकारी इतने गंभीर नजर नहीं आए। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के संरक्षण में ही अतिक्रमण हो रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो। सामने आया था कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे पंचायती भूमि में, जहाँ पर पीड़ बाजार पिछले 17 सालों से बढ़ता हुआ आ रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे सरिये वरिये गाड़ दिए हैं और अवैध निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायत जीवनगढ़ का दस्तूर बन गया है। यहाँ पे प्रधान वगैरह आकर इसमें ओल झोल कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, भूमाफिया बन चुके हैं यहाँ पर लोग। और मैं आपको संज्ञान में डालना चाहूँगा कि ये जीवनगढ़ में ही और अम्बाड़ी में लगता हुआ डाक पत्थर जो ये मंदिर के नीचे है, हनुमान मंदिर के नीचे कब्रिस्तान हुआ करता था कभी, वहाँ पे किसी मौजिज व्यक्ति ने अवैध रूप से भूमि पे कब्जा किया है। 1-1.5 बीघे की रजिस्ट्री करवाई है किसी से मिलजुल के और कब्जा दे दिया है। 8-10 बीघे पे मकान बनाए हैं, बाकायदा रजिस्ट्री यहाँ तक कर दी है। तो फर्जीवाड़ा सरासर सामने आया था। एक जो ये सूचना आई है एकदम गलत सूचना है कि तहसील प्रशासन की टीम वहाँ पे गई थी और मौके पे कागज वगैरह वो किए थे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। अपनी जो निजी जमीन के बारे में था उसमें जो प्रकरण आया था सामने, उसकी जांच कराई गई है। ये जो प्रकरण है वो जांच का विषय है, वो जांच की। हाँ, निर्माण कार्य रुकवा दिया। देहरादून में स्वजल समिति और जिला जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने की। बैठक में झरना कामठान ने जल जीवन मिशन के कार्यों को 15 मार्च तक पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद के 638 गांव में से 629 गांव ओडीएफ प्लस हो गए हैं। बाकी गांव को भी जल्द ही ओडीएफ प्लस किया जाएगा। में टोटल 638 गांव हैं, जिसमें से 629 जो हैं वो ओडीएफ प्लस हो गए हैं और बाकी कुछ गांव जो बचे हैं विकासनगर ब्लॉक के हैं, उनको भी शीघ्र ही ओडीएफ प्लस कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्यों की भी लगातार समीक्षा की जाती है। इसमें हमारे P1 यानी फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। P2 के कार्य अभी चल रहे हैं यानी फेज 2 के कार्य। फेज 2 के कार्यों में भी हमारे लगभग 425 कार्य हैं, जिसमें से 143 कार्य ही शेष बचे हैं, बाकी पूरे हो गए हैं। तो हमने जनपद में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो 31 मार्च तक जो है
जो शेष कार्य बचे हैं 143 उनको भी पूरा कर लें। इसके अलावा जो हमारे FSTCs होते हैं यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, वो भी पूरे जनपद में 99% तक जो है दे दिए गए हैं और लगभग 170 कनेक्शन ही बचे हैं जो अवशेष है, इसको भी हम मार्च तक पूरा कर लेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो कार्य की गुणवत्ता भी बनाए रखें और साथ में समयबद्धता का भी ध्यान रखते हुए मार्च तक हर स्थिति में कार्य को पूरा करने का प्रयास। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को देहरादून आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को देहरादून आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुटी हुई है। कुमाऊं और गढ़वाल में 2 कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर आगामी समय में आने प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में उनके कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संवाद होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा अभी हम लोग बना रहे हैं, ये फाइनल होने जा रहा है। देहरादून जिला उद्यान विभाग के द्वारा शीतकालीन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि शीतकालीन पौधारोपण के लिए उद्यान निदेशालय से आवंटन प्राप्त हुआ है और 4 योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा इन 4 योजनाओं के लिए हमें पौधे आवंटित किए गए, जिन्हें 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। निदेशालय से हमें आवंटन प्राप्त हुआ है, जैसे कि 3 स्कीम यहाँ पे हमारी संचालित है, जिला योजना और एक आपका मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना और एक है आपका HMNH की योजना और निःशुल्क की योजना। तो इन 4 योजनाओं के तहत हमें पौधे अलॉट हुए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में अभी 94,000 प्लांट्स हमें अलॉट हुए हैं और निःशुल्क में 27,000 के लगभग, और इसी तरीके से मिशन में 47,000 के लगभग पौधे हमें अलॉट हुए हैं। हम लोग इसको लगभग 15 मार्च तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्लांटेशन को हम पूर्ण कर लेंगे। लोहाघाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीमार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावकों ने बताया कि पिछले हफ्ते 27 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे, जिन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत थी, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में आकर किया गया। अभिभावकों ने बताया कि लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्रधानाचार्य राम कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में पेयजल व्यवस्था के लिए RO लगाए गए हैं और मेस इंचार्ज को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को शुद्ध खाना दिया जाए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।